नमस्कार, मैं चंचल लगाएच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप हिंदी अनिवार्य की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन जो आरबीएसई सिलेबस में चलती है उसका मेरे साथ अध्ययन कर रहे थे। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक झांसी की रानी की ओर। जो हमने आधा पढ़ लिया था उस आधे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आज। बड़ी ही सुंदर रचना है जो अधिकांश बच्चों को याद ही हो जाती है। इतना अच्छा लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कि आपको पढ़ने में ये बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इससे आगे शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि सिर्फ झांसी ही नहीं, पूरे देश पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो रखा था, पूरा देश अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था। छिनी राजधानी दिल्ली की, अर्थात दिल्ली की राजधानी भी छीन ली अंग्रेज़ों ने। तब कौन थे? बहादुर शाह जफ़र, उनको भी निकाल दिया। राजधानी दिल्ली की भी छीन ली, लखनऊ भी छीन लिया बातों बातों में। लखनऊ भी, क्योंकि लखनऊ के राजा की भी मृत्यु हो गई तो लखनऊ भी छीन लिया और पेशवा को बिठूर में नज़रबंद कर दिया, वहीं कैद कर दिया। नागपुर पर भी उन्होंने घात जमाई अंग्रेज़ों ने, और उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, ये तो फिर छोटे छोटे राज्य थे। जब ये बड़े राज्य दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, जिनका बहुत बड़ा अस्तित्व था, जब वही ख़त्म हो गए तो इन छोटे छोटे राज्यों की तो क्या विसात थी। ऐसी रियासतें तो बात ही क्या, ये तो फिर आसानी से जीती जा सकती थी। सिंध, पंजाब, ब्रह्मदेश कुछ मजबूत थे, उनके परास्त होने की संभावना नहीं थी, लेकिन उनको भी जैसे वज्रपात किया हो अंग्रेज़ों ने, अपने अधीन कर लिया। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी थी कि ये वह झांसी वाली रानी खूब मर्दानगी से लड़ी थी। बंगाल और मद्रास का भी वही हाल था। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि अंग्रेज़ पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, पूरे देश की सभी रियासतों को छल बल दाम दंड भेद आदि नीतियों से किसी भी प्रकार अपने राज्य में हड़प लेना चाहते थे, मिला लेना चाहते थे। आगे, रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, यूँ पर्दों की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान राजाओं अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा सताए जा रहे थे, अर्थात परास्त किए जा रहे थे। फलतः उनकी रानियां और बेगमों
बेगमें रनिवासों में दुखी रहती थीं और गम के मारे उनका बुरा हाल था, बहुत ही खराब हालत थी। अंग्रेज उनके राज्य के कपड़े आभूषण कलकत्ता के बाज़ारों में सरेआम नीलाम करते थे, मतलब नीलाम कर देते थे। समाचार पत्रों में नीलामी की खबरें बिना हिचक के छपवाते थे। उनका यह आचरण रानियों और बेगमों के लिए और भी शर्म पैदा करने वाला था। वे अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापन छपवाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार खरीदो। इस प्रकार रानियों और बेगमों को जो पर्दा करती थीं, किंतु उनके कपड़े और गहनों की नीलामी के विज्ञापन अखबारों में छापे जाते थे तो मानो उनकी इज्जत की ही बिक्री हो रही हो। पहले वे पर्दों में रहती थीं, बहुत अत्यधिक पर्दा करती थीं, कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था, और आज उनके गहने, उनके महंगे वस्त्र अखबारों में नीलामी के लिए जब छपते थे तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने बेइज्जत कर दिया हो, बेपर्दा कर दिया हो। हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह रानी लक्ष्मीबाई को मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ने की कहानियाँ खूब सुनी हैं। नेक्स्ट है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। अर्थात कि कुटियों में विषम वेदना थी और महलों में आहत अपमान। अर्थात जो लोग कुटियों में रहते थे, महलों में रहने वाले और गरीब लोग जो थे, जो झोंपड़ियों में रहते थे, कुटियों में रहते थे, अंग्रेज़ों के अत्याचारों से बहुत परेशान थे। और महलों में रहने वाले वो भी अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचता देखकर आहत थे, बहुत अंदर तक आहत हो गए थे। उनके भी आत्मसम्मान को चोट पहुंचती थी। भारत के जो वीर सैनिक थे, उन्हें भी अंग्रेज़ों के शासन में उनके व्यवहार से कष्ट होता था। उनमें अपने पूर्वजों का अभिमान था, वे अपने पूर्वजों की वीरता पर अभिमान करते थे। अतः वीर सैनिकों के मन में भी अंग्रेज़ों के व्यवहार से काफ़ी कष्ट होता था। नाना धुंधु पंत और बाजीराव पेशवा परेशान होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारियां कर रहे थे और अपनी बहन, मुँह बोली बहन, कौन थी मुँह बोली बहन? रानी लक्ष्मीबाई, जिसको वह छबीली कहकर बुलाते थे। मुँह बोली बहन छबीली जो रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई ने तो मानो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की खुली घोषणा कर दी, रणचंडी का रूप धारण कर लिया, जैसे वह स्वयं रणचंडी बन गई हों। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना साहब लक्ष्मीबाई आदि ने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता रूपी यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। उनका उद्देश्य तो देशवासियों में आज़ादी की ज्योति जगाना था, चेतना जागृत करना था। ये बातें हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध खूब मर्दानगी से लड़ी थी। नेक्स्ट है, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने भी ज्वाला सुलगाई थी।
यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती हैं कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध संग्राम करने की चेतना तो देशी राजाओं और नाना साहब आदि ने जगा दी थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने की चेतना तो किसने? नाना साहब और अन्य ने जगा दी थी। लेकिन देसी राजाओं और नाना साहब ने जगा दी थी, लेकिन झोपड़ियों में भी रहने वाले लोग भी, निम्न स्तर पर जो साधारण लोग थे, वे भी व्यापक रूप से देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। साधारण लोगों ने साथ इसलिए दिया क्योंकि वे भी अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे देश को। अतः महलों ने दी आग और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अर्थात महलों में रहने वाले लोग कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी, धुंधु पंत थे, नाना साहब आदि ने स्वतंत्रता के आंदोलन को आग दी, अर्थात उसको भड़काया, उन्हें रास्ता दिखाया। तो फिर झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। तो फिर सामान्य झोंपड़ी से अर्थ यहाँ क्या है? सामान्य लोग, जनसाधारण ने भी ज्वाला को और ज़्यादा भड़का दिया, अर्थात उनका साथ दिया। थोड़ी सी आग को ज्वाला बनाने का काम कर दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थीं। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। अर्थात झांसी में भी विद्रोह हुआ, दिल्ली के महलों में भी जागृति आ गई, दिल्ली के महलों में भी विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे और इसे व्यापक बनाने में लखनऊ का बहुत अधिक योगदान रहा। मेरठ, कानपुर, पटना आदि जगहों पर क्या हुआ? विद्रोह के भाव कुछ और ही थे और ज़्यादा भड़का हुआ था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अर्थात जबलपुर, कोल्हापुर रियासतों में भी इसकी हलचल दिखाई देने लगी थी। जनसाधारण स्वतंत्रता चाहता था, अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहता था। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने ये बातें बड़े अच्छे से सुनी हैं। जो हरबोले बुंदेलखंड के रहने वाले हैं वे इन गीतों को गाते हैं। यह भी जाना था हमने इन गीतों के माध्यम से कि वह झांसी की रानी तो खूब मर्दाना ताकत से लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिमान, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में जो काम आए, जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उनका वर्णन किया है कवयित्री ने। वह कहती हैं कि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए जो संग्राम में अच्छे अच्छे वीर पुरुष मारे गए थे, उनमें नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानी उनमें सम्मिलित थे।
वे सभी भारत के इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेंगे। लेकिन आज ऐसा काम करना, सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा, क्योंकि देश में आज अपना ही राज्य है। वे साथ में समझा भी रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको बालक सच समझ बैठे और ऐसा ही दोबारा से कर दे, कोई विद्रोह कर दे। तो वे साथ की साथ आगाह भी कर रही हैं कि भारत के इतिहास गगन में ये लोग अमर रहेंगे, इनके नाम। और लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। अगर आज आप ऐसा काम करेंगे तो वो क्या होगा, अपने राज्य की विद्रोह होगा, क्योंकि हम अब अंग्रेज राज थोड़ी है, अब तो हमारा ही शासन है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तात्पर्य ये है कि आज ये जुर्म कहलाएगी जब वो कुर्बानी कहलाती थी, बलिदान कहलाता था। हमने ऐसी कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों जो गीत गाते हैं उनके मुंह से खूब सुनी है कि रानी खूब मर्दानी होकर लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर बॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब गाथा किसे कहते हैं, कहानी को। अब क्या कहती हैं कवयित्री, दोबारा से अपनी रानी लक्ष्मीबाई पर आ गई। थोड़ा सा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बीच में परिचय दिया कि कौन कौन कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ और कौन कौन विद्रोहों में भाग लेने वाले महापुरुष थे। अब दोबारा वह वहीं आ गई लौटकर। वह कहती हैं कि नाना साहब आदि द्वारा शुरू स्वतंत्रता संग्राम के इस वर्णन को छोड़कर अब झांसी में हुए युद्ध का वर्णन करते हैं। तो वो क्या कहती हैं युद्ध का वर्णन करते हुए कि वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर पुरुष की भांति डट गई थी। तभी क्या हुआ, लेफ्टिनेंट बॉकर अपनी विशाल सेना लेकर आया और जवानों के आगे आकर युद्ध करने लगा। जवानों से आगे आकर स्वयं युद्ध करने लगा। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली और फिर दोनों आसमानों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अर्थात एक महिला और एक अन्य पुरुष जिनमें कोई समानता नहीं थी। अर्थात दोनों ऐसा लग रहा था कि दो आसमान आपस में लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। फिर भी दोनों के बीच युद्ध हुआ। वॉकर ही इस द्वंद्व युद्ध में घायल होकर भाग खड़ा हुआ और उसे रानी की वीरता का पता चल गया। उसे रानी की वीरता देखकर आश्चर्य मिश्रित परेशानी का अनुभव हुआ। यह बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी है कि रानी तो झांसी की रानी मर्दानी थी और उसने विकट युद्ध किया था। आगे, विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर से ना गिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ही रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या है, विजय तो मिल गई रानी को। किससे किससे विजय मिली? अभी पढ़ा हमने, लेफ्टिनेंट वॉकर से। वॉकर से विजित होकर रानी आगे बढ़ी तो क्या हुआ, अब की बार सामने से जनरल स्मिथ की सेना आती दिखाई दी। जनरल स्मिथ आ गया और रानी के संग आई सेना रानी के संग जो युद्ध क्षेत्र में उसकी दो सखियां आई थी, कान्हा और मुंदरा। दोनों सखियों ने रानी का साथ दिया और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने शत्रु पक्ष पर एक सिंहनी के समान टूट पड़ी, भारी मार मचा दी। अर्थात भारी मार मचाना अर्थात बहुत हानि करी शत्रु पक्ष की, बहुत मार काट की। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी रोज पीछे से आ गया। अब क्या हो, अब तो हाय हाय घिरी अब रानी थी। सैनिकों को लेकर आ गया, तब रानी उन सैनिकों के बीच गिर गई। युद्ध की कौशलता का वर्णन किया है कवयित्री ने। इस युद्ध में युद्ध की कौशलता का वर्णन किया है, व्यूह रचना आदि को दर्शाया है। सैनिक लेकर आ गया, आगे तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह विकट संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने पे आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। रानी बहुत मर्दानी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। क्यों हिम्मत वाली थी? क्योंकि इतनी सेना को देखते हुए भी वे मार काट करती हुई आगे निकल गईं और सेना के पार अंदर घुस आईं। लेकिन क्या हुआ, सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। यह संकट था विषम अपार। अच्छा, यह संकट इतना बड़ा था कि नाला कैसे पार किया जाए घोड़े से। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। रानी अकेली पड़ गई और चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया, तो रानी को बार पर बार सहन करने पड़े। सिंघनी के समान बहादुर रानी घायल होकर गिर गई। बार पर बार करती चली गई। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी के एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। आगे घायल होकर गिरी संगिनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात रानी आगे बढ़ रही थी, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी दूसरी सेना को परास्त करती हुई, मारकाट मचाती हुई आगे जा रही थी। लेकिन एक विषम समस्या आ गई, बहुत बड़ा संकट आ गया। सामने से एक बड़ा नाला आ गया और रानी का घोड़ा जो था वो नया था, इतना अच्छी से उसे प्रैक्टिस नहीं थी भागने दौड़ने की, कूदने की, तो रानी का घोड़ा भी अड़ गया। इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। अर्थात रानी तो अकेली थी, लेकिन शत्रु बहुत सारे थे, सभी ने मिलकर रानी को घेर लिया।
घायल होकर गिरी संगिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंगनी सी बहादुर रानी, सिंगनी के समान बहादुर, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने वाली रानी घायल होकर गिर गई। अब वीरगति पाने के अतिरिक्त उसके सामने और कोई उपाय नहीं था। यह सब हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना है कि वह पर्दानशी झांसी की रानी अंग्रेज़ों में खूब लड़ी थी, अंग्रेज़ों से खूब लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई तब स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, अर्थात रानी का देहांत हो गया। रानी स्वर्ग सिधार गई, वहीं पर स्वर्ण सिधार गई रानी। तो हम उसके सामने उस समय उसके बलिदानी शरीर की दिव्य सवारी क्या हुआ? दिव्य सवारी कौन सी थी? चिता थी, अर्थात चिता पर सवार होकर उसका दिव्य रूप विलीन हो गया, परमात्मा में विलीन हो गया। जिस प्रकार दिव्य सवारी में बैठकर रानी का शरीर बलिदान हो गया, अर्थात मृत्यु रूपी सैया पर बैठ गई, उस एक प्रकार से उसका तेजस्वी रूप ईश्वर के तेज पुंज में मिल गया। उसका तेजस्वी रूप, वह जो तेज पुंज थी, वह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गई। वस्तुतः वह तेजस्विनी कहलाने की अधिकारिणी थी। उसने शत्रु दल के साथ लड़ते हुए वीरता और निडरता का परिचय दिया था। मरने के समय उसकी अवस्था कुल कितनी थी? 23 वर्ष की थी। मृत्यु आ गई। 23 वर्ष के बच्चे आजकल शादी नहीं करते, अभी नहीं ऐसे करते हैं। और रानी का क्या हुआ? रानी का तो सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, बेटा भी गोद ले लिया और रानी विधवा भी हो गई। वैधव्य भी उसको मिल गया मात्र 23 वर्ष की आयु में। वह मानवीय नारी के रूप में जैसे कोई अवतार थी, वीरता की अवतार थी। वह अपने बहादुरी भरे कार्यों से हमें स्वतंत्र कराना चाहती थी। अर्थात हम भारतवासियों में उसने जागृति पैदा कर दी थी। हमें वीरता पूर्वक अंग्रेज़ों से लड़ने की प्रेरणा दी थी। उस समय इसी तरह की प्रेरणा की सबसे अधिक आवश्यकता थी और यह कार्य रानी ने भली प्रकार से किया। कवयित्री कहती हैं कि रानी के संबंध में जानकारी हमें बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनाई देती है, उन्हीं से प्राप्त होती है। यह रानी मर्दानों की भांति मर्दानी ताकत से अंग्रेज़ों से खूब लड़ी थी। नेक्स्ट है
जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। रानी लक्ष्मीबाई इस लोक से जा चुकी हैं, लेकिन उनके महान उपकार को हम भारतवासी कभी भुला नहीं सकते, कभी भुला नहीं पाएंगे। जाओ रानी ये याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी, आपके इस कर्तव्य से सारे भारतवासी कृतज्ञ हो गए और वे आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अर्थात रानी यह आपका जो बलिदान है वे व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे प्रत्येक भारतवासी के मन में चेतना उत्पन्न होगी और वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अर्थात यदि संसार चुप भी कराए, यदि इतिहास में भले ही सच्चाई को दबा दिया जाए, इतिहास में वैसा महत्व ना भी मिले, तो भी बलिदान की कक्षा कभी समाप्त नहीं होती, बलिदान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। अंग्रेज झांसी को गोलों से जड़ से समाप्त भी कर दें, किंतु भारतवासी रानी को याद करते रहेंगे, उसे कभी भूलेंगे नहीं। रानी के कार्य स्वयं अपने आप में स्मारक हैं। वे रानी को तो क्या, उनके स्मारकों को भी भुला नहीं सकते, उनको भुलाया नहीं जा सकता। कवियत्री कहती हैं कि हमने रानी के बारे में बुंदेले हरबोलों के मुँह से खूब सुना है। क्या सुना है? कि रानी, उनसे ज्ञात हुआ है कि रानी बहुत मर्दानी, बहादुर और निडर थी। वह अपने अंग्रेज शत्रुओं से बहादुर मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। चैप्टर क्लोज होता है। आप ये कठिन शब्द लिख लें या तो पुस्तक से नोट कर लें, पुस्तक ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप घर पे करिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कल मैं कराऊंगी, उसकी व्याख्या उनको देख लीजिए एक बार, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और आगे नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद शायद 2 चैप्टर और हैं इसके बाद, तो हम अगले वीडियो में पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलती हूँ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। कीप इट अप। जय हिंद।